वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। व्हाट इज डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्या है एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर के ऊपर में इसको मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा आपको। आपके सोशल साइंस जो सिविक्स वाली पार्ट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी को अगर आप देखोगे, देखो गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड में अलग अलग तरह की हो सकती है। पूरे वर्ल्ड में लगभग 205 के आसपास कंट्रीज है। उन कंट्रीज में से देखोगे कि सबसे ज्यादा किस टाइप की गवर्नमेंट है तो वो आपको मिलेगा डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है आज के डे में। नए नए कंट्रीज जो है जो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी वो आज अपने आप को डेमोक्रेसी डिक्लेयर कर रही है, या फिर वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत बार हमें देखने को मिलता है किसी कंट्री में कुछ प्रोटेस्ट हो रही है, किसी कंट्री में वहां के लीडर खुद ही कुछ एक्शंस लेते हैं ताकि वो लोग अपने आप को डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जा सके। डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी चैप्टर को, इसी टॉपिक्स को हम लोग जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल वे में अगर हम लोग इसको स्टार्ट करें तो पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट को सबसे पहले दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दूसरा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दो टाइप की गवर्नमेंट हो गई, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम लोग इसे समझेंगे, किसे बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किसे बोलेंगे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही पूरे चैप्टर का यही पार्ट है, यही कोर इशू यही है कि डेमोक्रेसी कैसे पहचाने, हम लोग कैसे पहचाने कौन सी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कौन से कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है, कौन से कंट्री में रियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि एक टाइप की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे और एक दूसरा टाइप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पूरे चैप्टर का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग पहचानने का तरीका फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये डेमोक्रेसी वर्ड क्या है इसकी सिंपल से डेफिनेशन समझते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में आप ये देखोगे कि सबसे पहले हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उन डेफिनेशन को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। मतलब क्या है, मतलब हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन सबसे पहले मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहां जो रूलर्स जो होते हैं, जो उस कंट्री को चला रहे हैं, जो उन कंट्री को रन कर रहे हैं, उनको कौन इलेक्ट करते हैं, वहां के लोग इलेक्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, एक ऐसी कंट्री जहां के रूलर्स को वहां के लोगों ने अगर इलेक्ट किया हो, वहां पे लोगों ने अगर इलेक्शन के थ्रू अपने रूलर्स को इलेक्ट किया है तो उसको वहां पे क्या हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है, कुछ कंट्री ऐसी भी तो है जहां के जो रूलर्स है, जहां के जो रूलर्स है उन रूलर्स को वहां के लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपके बुक में जो एग्जांपल दिया गया है वो है म्यांमार का। हमारा पड़ोसी कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। म्यांमार में अभी वहां पे कौन रूल कर रही है, वहां की आर्मी। म्यांमार में आर्मी रूल कर रही है। क्या ये लोग जो रूल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये जो आर्मी जो रूल कर रही है, क्या इन आर्मी के ऑफिसर्स को क्या वहां के लोगों ने इलेक्शन के थ्रू चुना है, क्या वहां पे वोटिंग के थ्रू इनको चुना गया है? नहीं। तो यहां पे जो आर्मी जो है वो पावर में आ गई, लेकिन इनको किसी ने वोट नहीं दिया, लोगों ने इनको चुना नहीं कि आप हम पे रूल करो। तो क्या हम लोग इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो लोग रूल कर रहे हैं लोगों ने उनको नहीं चुना है, उन्होंने अपने पावर के दम पे, अपने पावर के बेसिस पे वो लोग जो है अभी कंट्री को रन कर रहे हैं। तो म्यांमार जो है ये क्या हो जाएगी, ये नॉन डेमोक्रेसी हो जाएगी, डेमोक्रेसी नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है, एक चिले, चिले नाम का कंट्री है, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है अमेरिका के नीचे, तो वहां पे आप देखोगे चिले नाम की कंट्री जो है, तो वहां पे जो डिक्टेटर है, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, मनमानी करने वाला, एक ऐसा रूलर जो अपने हिसाब से सब कुछ रूल करता है, मनमानी करता है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है कंट्री में। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डिक्टेटर है, ठीक है, पिनोचेट, ये जो डिक्टेटर है चिली का, ये जो चिली को रूल कर रहा है, क्या चिली के लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, क्या इनकी वोटिंग के थ्रू ये पावर में आया है? आंसर इज नो। तो ये भी डेमोक्रेसी नहीं है। एक और एग्जांपल,
सऊदी अरेबिया का। काफी लोगों ने आपने जरूर नाम सुना होगा सऊदी अरेबिया का। तो सऊदी अरेबिया में कौन रूल कर रहे हैं? वहां पे जो किंग्स है, जो राजा है, वो लोग रूल कर रहे हैं। तो वो लोग जब रूल कर रहे हैं वहां पे, क्या उनको वहां के लोगों ने इलेक्शन के थ्रू चुना है? वहां पे जो मोनार्की है, मोनार्की का मतलब क्या है? किसी कंट्री में अगर मान लो वहां पे जो किंग है, क्वीन वगैरह जो रूल कर रही है या कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? मोनार्की। एक मोनार्की का एग्जांपल है भूटान, वहां पे भी किंग है। ठीक है, तो मोनार्की जो है, मोनार्की में जो रूलर्स जो होते हैं, उनको तो लोग इलेक्ट नहीं कर रहे, उनको तो लोग इलेक्ट नहीं कर रहे, वो तो बस जस्ट बिकॉज उस फैमिली में पैदा हुए हैं तो इसीलिए वो रूल कर रहे हैं। वो राजशाही रॉयल फैमिली में पैदा होने के कारण, बॉर्न होने के कारण उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो उसको रूल करे, उन कंट्री को रूल करे। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों ने देखा डिक्टेटरशिप, मोनार्की या आर्मी का रूल करना, ये सब डेमोक्रेसी नहीं है, ये सब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। क्यों? क्योंकि इनको वहां के लोगों ने इलेक्ट करके इलेक्शंस के थ्रू नहीं चुना है। तब तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही सिंपल हो गया। मतलब क्या है कि अगर जहां पे इलेक्शन के थ्रू नहीं हो रहे हैं, जो रूलर्स जो है वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ रहे हैं, तो सिंपली वैसे कंट्री को हम लोग तो क्या बोल रहे हैं, जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन तो हुआ है नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री में अगर इलेक्शन होते हैं, अगर किसी कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, तो क्या वैसे कंट्री को हम लोग डेमोक्रेसी बोल देंगे? आंसर इज नो। इतना भी सिंपल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे, देखो एक डिवीजन आप बना के चलो, जहां इलेक्शन नहीं हो रहा है उसको तो आपने क्या कहा? नॉन डेमोक्रेटिक। लेकिन जहां इलेक्शन हो रहा है, क्या उसको आप डेमोक्रेसी बोल रहे हैं? ऐसा भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में भी फिर दो टाइप की आ जाएगी। एक नकली डेमोक्रेसी, फेक डेमोक्रेसी, और दूसरी रियल डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो इलेक्शन तो करवाते हैं, बाहर से तो देख के लगेगा कि इलेक्शन करवा रहे हैं तो डेमोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है देखेंगे हम लोग। तो आज के डेट में द एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो दुनिया की जो भी गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेसी बुलवाना चाहती है। वो चाहती है कि उसको लोग, उसको बाकी जो वर्ल्ड है उसको एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे देखे। अगर वो डेमोक्रेसी नहीं भी है तो पाकिस्तान का एग्जांपल देखो, डेमोक्रेसी कोई प्रॉपर तो है नहीं, लेकिन वो अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाते हैं। नॉर्थ कोरिया, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी बुलाते हैं। जरूर आप लोगों ने उनके बारे में जो है न्यूज वगैरह में देखा होगा। तो क्या जस्ट इलेक्शन के बेसिस पे हम लोग बोल देंगे कि डेमोक्रेसी नॉन डेमोक्रेसी? नॉन डेमोक्रेसी तो पहचान लोगे, लेकिन डेमोक्रेसी को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानना पड़ेगा। तो और डिटेल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। So we need to carefully distinguish between the government that is democracy और दूसरी जो डेमोक्रेसी होने का नाटक करती है। हमें बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे कंट्रीज को जो रियल में डेमोक्रेसी है और दूसरी जो डेमोक्रेसी नहीं है, बस वो दिखावा करती है कि डेमोक्रेसी है। तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो दो तरीके हैं बेसिकली। हम लोग दो मेथड्स जो हम लोग देखेंगे, दोनों को यूज करने वाले हैं बेसिकली। पहला, जो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, उस डेफिनेशन में जो वर्ड लिखे गए थे कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो वो जो हर एक वर्ड है, रूलर्स, पीपल, इलेक्शन, इन सब वर्ड को प्रॉपर्ली समझना। ये सब जस्ट डिक्शनरी खोल करके रूलर्स का मतलब जो रूल कर रहा है ऐसा मीनिंग फाइंड करोगे उससे काम नहीं चलेगा, आपको डिटेल मीनिंग उसकी जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो ईच एंड एवरी वर्ड है डेमोक्रेसी का डेफिनेशन में, आपको वो क्लियरली समझ में आना चाहिए। दूसरा जो चैप्टर, दूसरा जो मेथड जो है, दूसरा जो पॉइंट जो है वो ये है, आपको डेमोक्रेसी की फीचर्स जाननी पड़ेगी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपकी जो क्लास 9 की ये जो चैप्टर 1 जो है सिविक्स वाली, इसके क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखो। मैंने बहुत ही नोट वाइज सिंपल वे में इसको लिखने का ट्राई किया है, आप वहां पर देखोगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अननेसेसरी पार्ट को हटा करके मैंने लिखा है। आप अभी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये पूरा डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चंस यहां पे है। ऑल्दो हो सकता है आपको ये लगे कि ये आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन थ्रू आउट द डिस्कशन हम लोग क्या समझने वाले हैं, ये चैप्टर क्या है, क्यों है, ये कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। हम लोग ने डेफिनेशन थोड़ी देर पहले देखा था। उस डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो उस डेफिनेशन में हमने बात किया था रूलर्स, है ना, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये रूलर्स कौन है? डेफिनेशन में रूलर्स कौन है, कैसे आइडेंटिफाई करें कौन रूलर्स है? हम लोगों ने यह भी कहा कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन के थ्रू जो है हमें क्या करना पड़ेगा, रूलर्स को इलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से रूलर्स को इलेक्ट करना पड़ेगा? क्या हमारे कंट्री में, आप देखो हमारे कंट्री में वोटिंग होती है,
वोटिंग होती है, क्या हम लोग अपने एमपी या एमएलए को तो चुनते हैं, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं? नहीं। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को क्या डायरेक्टली हम लोग चुनते हैं? नहीं। तो प्रेसिडेंट को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं चुन रहे, तो क्या हम लोग इसके बेसिस पे बोल देंगे कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि देखो, गवर्नमेंट में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो क्या सभी को इलेक्शन के थ्रू चुनना पड़ेगा? कि एक काम ये कर सकते हैं ना कि जो टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप पावरफुल पोजीशंस हैं, उनको गवर्नमेंट के थ्रू, उनको इलेक्शंस के थ्रू चुने, उनको इलेक्शंस के थ्रू चुने, है ना? तो हमें यह भी समझना होगा कि कौन कौन से ऑफिसर्स को हमें जो है चुनने पे हम लोग एटलीस्ट बोल पाएंगे कि हाँ चलो डेमोक्रेसी फॉलो हो रहा है। ठीक है। नाउ हम लोग ये देखेंगे इलेक्शन किस तरीके का हो। इलेक्शन के भी अलग अलग मेथड होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो इलेक्शंस के जो मेथड्स जो हो सकती है, वो इलेक्शंस के मेथड्स को हम लोग देखेंगे। तो ये किस तरह की इलेक्शंस की मेथड में, डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, और दूसरा कुछ कंट्री में देखोगे, जैसे स्विट्जरलैंड में देखोगे डायरेक्ट इलेक्शन होती है। यूएसए में देखोगे सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन प्रेसिडेंट का होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो ये सिस्टम तो अलग अलग है, सिस्टम तो अलग अलग है। तो इसमें से डेमोक्रेसी कौन है? क्या वो डेमोक्रेसी है? अगर वो है तो क्या हम लोग हैं? तो हमें ये फीचर्स प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग समझेंगे, किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तब जाकर के हम लोग जो है सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पढ़ते हैं आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, आप ये लिखो। तो 4 फीचर्स जो है मैंने यहाँ पे आपके बुक में से निकाले हैं, जो आपके बुक में दिए गए हैं, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। आप इसको एक बार देखो। पहला जो है, मैं रीड करता हूं, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में पहला जो है वो है जो मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर। एक एक फीचर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग, एक एक फीचर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस एक बार मैं रीड कर दूं। दूसरा जो फीचर है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तीसरा फीचर है, थर्ड फीचर है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या इसकी क्या मीनिंग है, सब कुछ डिटेल में आएंगे हम लोग। फिर लास्ट जो है फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। तो ये 4 फीचर हमारे जो है डेमोक्रेसी के हैं। तो हम लोग सबसे पहले पहला फीचर को डिटेल में समझते हैं। तो पहला फीचर क्या है? मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। आपके बुक में हर एक फीचर को समझाने के लिए एग्जांपल्स दिया गया है, कहीं चाइना का, कहीं पाकिस्तान का, कहीं मैक्सिको का, अलग अलग एग्जांपल दिया गया है। तो हम लोग भी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी देखेंगे सबसे पहला जो फीचर है, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, और इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। कौन सी एग्जांपल? हमारी पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान का। तो हम लोग अभी समझते हैं मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, पाकिस्तान का एग्जांपल लेके हम लोग इस टॉपिक को प्रॉपर्ली समझते हैं। अब तो मैं आपको पहले स्टोरी बताऊं पाकिस्तान का, ये जो टॉपिक है। अक्टूबर 99 में हुआ क्या कि जनरल परवेज मुशर्रफ, वहां पे आर्मी के जो हेड थे, आर्मी के लीडर, ठीक है, आर्मी लीडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान में कर दिया कू, COUP। इसको कूप नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कू। कू मतलब क्या होता है? जब किसी कंट्री में वहां पे जो आर्मी जो होते हैं, वहां पे आर्मी क्या करेंगे, वहां पे जो लोग, जो नॉर्मल गवर्नमेंट जो चल रही है, जो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट आई है, उनको हटा करके आर्मी अपना रूल स्टार्ट कर देगी। अगर जैसे म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में एक लीडर जो है उनका रूल चल रहा था, लेकिन उनको हटा करके आर्मी ने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। तो क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कू। जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी यही किया। उन्होंने भी वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी, उनको हटा करके वो लोग खुद पावर में आ गए। कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इसको क्या बोलेंगे? कू कर दिया उन्होंने। अब कू करने के बाद में सारा पावर तो अपने हाथ में ले लिया। तो सारा जो पावर अपने हाथ में ले लिया, तो उसने अपने, उसके लिए क्या चाहिए, उन्होंने बेसिकली, हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को बहुत सारा पावर दे दिया। परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को बहुत सारा पावर दे दिया। उन्होंने अपने आप को क्या बना दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव। पाकिस्तान में चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब है समथिंग PM लाइक, प्राइम मिनिस्टर की तरह कुछ। तो एक तरह से देखो, ये आर्मी का हेड भी है, प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को इन्होंने बना दिया चीफ एग्जीक्यूटिव बेसिकली, है ना। मतलब बेसिकली पूरा कंट्री को ये रूल कर रहे थे। इतना से मन नहीं भरा तो उन्होंने जो है क्या किया, अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना दिया। परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट भी बना दिया। ठीक है। तो देखो, पहले आर्मी, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर प्रेसिडेंट। तो इन्होंने सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। तो क्या यहां पे डेमोक्रेसी थी? बिल्कुल नहीं थी।
तो वर्ल्ड के बाकी जो दूसरे कंट्री है वो लोग कैसे देखेंगे परवेज मुशर्रफ को? वो लोग एक अच्छा इमेज तो नहीं बन रहा है, एक खराब इमेज ही बन रहा है कि ये तो डिक्टेटरशिप कर रहा है, ये तो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहा है। तो पूरी दुनिया को बस थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए इन्होंने बस झूठ मूठ का नाम का एक इलेक्शन करवा दिया, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या करवाया कि उन्होंने लोगों से पूछा, जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के लोगों से एक तरह से वोटिंग करवा के पूछा कि क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसको क्या बोले, रेफरेंडम। उन्होंने रेफरेंडम करवाया कब, 2002 में, 2002 में। रेफरेंडम में ज्यादा ऑफ कोर्स लोग नहीं चाहेंगे, कोई भी कंट्री नहीं चाहती है, कोई भी कंट्री के लोग नहीं चाहते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप हो। तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लोग भी तो नहीं चाहते होंगे। लेकिन वहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारा करप्शन के थ्रू, बहुत सारा मॉल प्रैक्टिसेस के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू जो है वोटिंग को क्या दिखा दिया, ये दिखाया कि पाकिस्तान के जो नॉर्मल पीपल जो है वो तो ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि आप कंटिन्यू करो, है ना। ऑल्दो लोगों के मन में कुछ और था, लेकिन करप्शन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, गलत प्रैक्टिसेस, मॉल प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि मुझे तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अब मैं डिक्टेटरशिप नहीं हूं। तो ये देखो, यही मैं बता रहा हूं कि ये फेक डेमोक्रेसी है। इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, ये अपने आप को बस एक तरह से अपना इमेज को थोड़ा सा साफ करने का ट्राई कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के जो मीडिया थे, पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में भी काफी सारे नॉलेजेबल पर्सन है ना, जो लोग जेन्युइन डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के जो लोग जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि यहां पे फ्रॉड हुआ है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इनके पास इतना पावर था, परवेज मुशर्रफ के पास इतना पावर था, कौन इनको रोके, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहां पे इलेक्शन तो हुए, लेकिन बस दिखावा क्या। नाउ इन्होंने फिर क्या किया, अब तो इलेक्शन के थ्रू अब ये आ गए, अपने आप को दिखा दिया कि ओके मैं तो इलेक्टेड लीडर हूं। इन्होंने अब एक ऑर्डर पास किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2002 अगस्त के महीने में, अगस्त में इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर क्या था, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू इन्होंने क्या किया, देखो हमारे कंट्री में, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, हमारे कंट्री में एक गवर्नमेंट है सेंटर में, जो दिल्ली में मोदी गवर्नमेंट जो बैठी हुई है अभी, है ना। और हमारे अलग अलग स्टेट में भी गवर्नमेंट है, जैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पे ममता बनर्जी जी की गवर्नमेंट है। तो एक तो स्टेट वाली गवर्नमेंट होती है, एक होती है पूरी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट। वैसा ही पाकिस्तान में भी था। तो पाकिस्तान में एक तो नेशनल गवर्नमेंट थी, और दूसरी कौन सी, स्टेट। स्टेट का यहां पे क्या बोला जा रहा है, प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली मतलब वो स्टेट वाली गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट वाली गवर्नमेंट है और जो नेशनल गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उन सब के ऊपर में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इतना पावर दे दिया कि कल के डेट में अगर वो चाहे तो नेशनल गवर्नमेंट और जो असेंबली जो गवर्नमेंट है, जो प्रोविंशियल असेंबली वाली जो गवर्नमेंट है, इन सबको वो डिसमिस कर सकता है। मतलब क्या है, आप ये प्रॉपर्ली समझो इस चीज को, कि परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इतना पावर दे दिया इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के थ्रू कि चाहे नेशनल गवर्नमेंट कुछ भी बोले, पूरा कंट्री का गवर्नमेंट कुछ भी बोले, पूरा स्टेट का गवर्नमेंट जो कुछ भी बोले, लेकिन फाइनल डिसीजन इनके हाथ में था। ये उनको इवन डिसमिस भी कर सकता है। डिसमिस करना मतलब वो खत्म कर देना। मान लो नेशनल गवर्नमेंट कल के डेट में कोई डिसीजन ले लेती है, ऐसी कोई डिसीजन लेती है जो परवेज मुशर्रफ के अगेंस्ट है, उनको पसंद नहीं आता है, तो वो क्या करेंगे कि नेशनल जो असेंबली जो है, वहां पे नेशनल जो गवर्नमेंट है वो खत्म। इसके अलावा जो काम कर, देखो जब गवर्नमेंट बनती है तो उनको तरह तरह के काम करने होते हैं। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कि वहां पे जो काम करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं। जैसे हमारे कंट्री में आप देखो अलग अलग मिनिस्टर है, एजुकेशन की अलग मिनिस्टर है, डिफेंस की अलग मिनिस्टर है, वैसे पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में ये जो अलग अलग मिनिस्टर्स जो थे, ये काम तो कर रहे थे, लेकिन इन सबको पीछे में कंट्रोल कौन कर रहा था, आर्मी के ऑफिसर्स। आर्मी के ऑफिसर्स, क्योंकि देखो ये 2002 में जब ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया ना, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद पाकिस्तान की जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए इलेक्शन करवाए पाकिस्तान में। नेशनल इलेक्शन भी करवाया, स्टेट इलेक्शन भी करवाया, ताकि दुनिया भर के लोग क्या देखे कि ओके देखो पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो रहा है ना, पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो रहा है। लेकिन ये इलेक्शन होने के बाद जो लोग जीत के आए, इलेक्शन जो लोग जीत के आए, क्या बोलेंगे उनको, रिप्रेजेंटेटिव। जो रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए, उन रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादा पावर नहीं था। उन रिप्रेजेंटेटिव के पास ज्यादा पावर नहीं था। तो जो रिप्रेजेंटेटिव जीत के आए नेशनल इलेक्शन में, प्रोविंशियल असेंबलीज में, उनके पास पावर नहीं था। तो क्या हम लोग उनको रूलर बोलेंगे? वो बस नाम के जीत के आए थे। एक्चुअल में उनके पीछे पावर कौन एंजॉय कर रही थी, आर्मी। ठीक है,
मतलब ये कुछ ऐसा है, मान लो मैं आपको अपने YouTube चैनल का ऑनर बना दूं, मैं जैसे ये YouTube चैनल है इसका ऑनर आपको मैं बना दूं, ठीक है, लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है सेटिंग चेंज करने का, कोई पावर नहीं है वीडियो अपलोड करने का, आप बस नाम के लिए, आपका नाम के सामने ओनर लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? है ना, क्लास ऑक्साइड का ऑनर मान लो आप अगर हो, आप बस आपके पास कोई पावर नहीं है सेटिंग चेंज करने का, किसी को रिक्रूट करने का कोई पावर नहीं है, तो आप बस नाम के हो। वैसा ही कुछ था जो इलेक्शन के थ्रू जो लोग आए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे इलेक्शन के थ्रू, उनके पास इनफ पावर नहीं था, उनके पास थोड़े बहुत पावर थे, जो एक्चुअल पावर था, वो जो फाइनल डिसीजन लेने की कैपेसिटी जो थी, वो किसके पास थी? वो थी आर्मी के पास, आर्मी और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। अब क्या ये लोग इलेक्शन के थ्रू आए थे? ये जो आर्मी या जनरल परवेज मुशर्रफ है, क्या ये लोग इलेक्शन के थ्रू आए थे? नहीं। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक सबसे कोर आइडिया को आप फोकस करने का ट्राई करो। जो लोग चुन के आए हैं, जो लोग इलेक्शन के थ्रू चुन के आए हैं, इनके पास पावर नहीं है। जो लोग इलेक्शन के थ्रू होके आए हैं, इनके पास पावर नहीं है। और पावर तो उनके पास है जो लोग इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं। पावर तो उनके पास है जिन्होंने इलेक्शन को फेस नहीं किया। तो वही सबसे पहला फीचर क्या था? सबसे पहला फीचर हम लोग यही देख रहे थे ना कि जो इलेक्टेड रूलर्स जो है उनके पास पावर होना चाहिए। अब पाकिस्तान में तो हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इनके पास तो इनफ पावर ही नहीं था। जो भी पावर था वो तो मिलिट्री या मुशर्रफ उनके पास था। तो क्लियरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या ये डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी नहीं है, ये फेक डेमोक्रेसी है। ये बस दिखावे के लिए ये लोग इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन रियल में यहां पे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कोई भी पावर नहीं है। तो ऐसा क्या सिर्फ पाकिस्तान में है? नहीं, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। और भी बहुत सारे कंट्री जहां डिक्टेटरशिप होती है। डिक्टेटरशिप मतलब कोई एक आदमी, कोई एक पर्सन जो है वो अपने हिसाब से पूरी कंट्री को चला रहा है, डिक्टेटरशिप। या मोनार्की, जहां पे राजा महाराजा लोग के रूल चल रही है, वहां पे भी वो या उनकी फैमिली जो है वही सब कुछ डिसाइड करती है। क्या वो लोग इलेक्शन के थ्रू आए हैं? नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए वो लोग एक पार्लियामेंट बना देंगे, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बना देंगे, वहां पे इलेक्शन होके लोग आएंगे, लेकिन जो लोग इलेक्शन होके जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन जीत के आएंगे, उनके पास तो पावर ही नहीं होगा। दिखावे के लिए बस वो लोग जीत के आए हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्री में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या होगा कि जो लोग जीत के आए हैं, मान लो अगर वहां पे जो लोग जीत के आए हैं, देखने को तो वो लोग जो है पार्लियामेंट में बैठे हैं, लेकिन उनको कोई बाहर का कंट्री, कोई दूसरा कोई कंट्री उनको डोमिनेट कर रहा है ना। जो लोग जीत के आए हैं उनको बाहर का कोई दूसरा कंट्री जो है वो उनको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है ना, कोई एक्सटर्नल पावर उनको कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या इसे बोलेंगे कि ये डेमोक्रेसी है? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोगों का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी में तो क्या होता है? पीपल का रूल। पीपल का रूल का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल। पीपल्स रूल का मतलब क्या है? पीपल रूल्स का मतलब है कि लोगों ने जिनको चुना उनके पास पावर होना चाहिए। अगर लोगों ने, फॉर एग्जांपल, आप कल के डेट में इलेक्शन में खड़े होते हो, ठीक है, और लोगों ने आपको वोट दिया, आप इलेक्शन मान लो जीत गए, ठीक है, तो पावर किसके पास होना चाहिए? आपके पास। ना कि आपको पीछे से मैं कंट्रोल करूंगा कि आप ऐसे करो वैसे करो और आपको बस यस सर करते हुए मुझे फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। तो अगर लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर लोगों ने आपको चुना है, तो पावर आपके पास होना चाहिए। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? पीपल्स रूल। नहीं तो नहीं बोलेंगे। क्लियरली ये ऐसा नहीं दिख रहा है पाकिस्तान वाले केस में, ठीक है, या और भी जो दूसरी डिक्टेटरशिप है या मोनार्की जो है वहां देखने को नहीं मिलता है। तो जो पहला फीचर जो हमने समझा था, इसको थोड़ा सा लाइन में हम लोग देखें। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है, ये किसके पास होना चाहिए? मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये उनके पास होना चाहिए जिनको लोगों ने चुना हो, जिनको लोगों ने चुना हो उनके पास होना चाहिए, ना कि उनको पीछे से कोई और कंट्रोल करे। पाकिस्तान में जैसे देख रहे थे, आर्मी वाले पीछे से कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारी फर्स्ट फीचर। आई होप आपको फर्स्ट फीचर बहुत ही क्लियर वे में समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप बताओ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और कोई चीज समझ में नहीं आती है, डिटेल में बात कर सकते हो मुझसे, डिटेल में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो जो है यहीं पे एंड होती है। पार्ट 2 लेके आऊंगा। हमने अभी तक टोटल 4 में से पहला जो फीचर है वो देखा था। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगी उसमें बाकी के जो तीनों फीचर बच गए, उन तीनों फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को मैं आपको समझाऊंगा। हम लोगों ने पहला फीचर समझ लिया, बाकी के 3 फीचर पार्ट 2 में आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू।